गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 42 पे हम बात कर रहे हैं अपने 9.5 प्रश्नावली की, कंटिन्यू चल रही है और क्वेश्चन नंबर हमारे 21 है। तो 20वें क्वेश्चन में एक थोड़ी सी माइनस की मिस्टेक आई थी और उसको आपने ठीक कर भी लिया होगा। एक नॉर्मल सी मिस्टेक थी, माइनस वहाँ छूट गया था, तो वो कंटिन्यू चलेगा, उसको आप देख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21वें क्वेश्चन में जैसे आपने बात की थी कि भाई 1 से लेकर और हम जा रहे थे 9वें क्वेश्चन तक, उसके बाद में फिर 11वें से लेकर एंड तक हम आए थे 18वें क्वेश्चन तक। इनमें रेखिक समीकरण ऊपर चल रही थी, द्विघात समीकरण नीचे चल रही थी, तो हमने अंश बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स हर प्लस b वाला फार्मूला लगाया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर रेखिक समीकरण नहीं बन रही है, यहाँ पर 3 घात हैं और नीचे आ रही है डबल घात। तो अगर कभी भी दोनों घातें बराबर आ जाती हैं तो भाग विधि लगती है, या ऊपर की तरफ ज़्यादा घात होती है नीचे कम घात होती है तो भाग विधि लगती है। ठीक है, तो पहले आप इसका भाग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 से हम भाग दे रहे हैं एक्स क्यूब को, और जब हम इसको भाग देते हैं तो देखिए कैसे आता है कि प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दिया तो एक्स आएगा, एक्स से इसका गुणा किया एक्स क्यूब, एक्स से इसका गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स से इसका गुणा किया तो प्लस 1x आ गया। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गए, यहाँ पर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आ गया माइनस का x। ठीक है, अब प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देते हैं, फिर -1 आता है, -1 को यहाँ रखा, -1 से इसका गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर, -1 से इसका गुणा किया माइनस का x, -1 से इसका गुणा किया तो -1। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, बच्चा क्या, ये भी चिन्ह चेंज होगा इसका, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 आ जाता है। तो प्लस 1 आया, मिश्र भिन्न के रूप में इसको लिखते हैं तो 1/x स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाता है ना। मतलब जब हम इन दोनों को भाग देते हैं तो हमारे पास ये आंसर हमको प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देते हैं कि x माइनस 1 और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये dx हो गया। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर देते हैं। जब तीनों को अलग अलग करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स और प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इनको हल करिए तो ये हो गया एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स और प्लस पूर्ण वर्ग विधि चलेगी, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस 1 आ गया। एक्स का गुणांक 1 का आधा कर दिया 1/2, 1/2 का वर्ग कर दिया तो प्लस 1/4 यहाँ हो गया और माइनस 1/4 यहाँ हो गया। वही पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है अभी ये। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया माइनस एक्स हो गया प्लस ये बन गया dx। इनको मिला लेते हैं तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 3/4, तो 3/4 की जगह पर हम लिख देते हैं √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, 3/4 की जगह पे लिख दिया। अब इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो अब ज़्यादा बात इसके बारे में करने की ज़रूरत है नहीं। इसको t मान लेते हैं कि x प्लस 1/2 को हमने t माना तो dx बराबर dt आ गया। और इसमें अब मान रखिए ये रफ काम है, इसको आप साइड में ही करके दिखाएंगे। अब देखिए आगे क्या बनता है, यहाँ से हो जाता है ये तो एज इट इज चलेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया माइनस का x हो गया प्लस ये dt अपॉन में t स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया है तो इसको आप x करेंगे है ना, तो ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये x आ गया तो यहाँ x²/2 आएगा, यहाँ भी x²/2 आएगा। ठीक है, ये यहाँ लिखने में इसको गलती कर दी। अब इसको हल करिए तो यहाँ से आ जाता है x²/2 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स बनता है तो 1/a बन गया, फिर tan इनवर्स x/a, x की जगह पर t अपॉन में a बन गया और प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू रखिए तो x²/2 माइनस एक्स प्लस ये ऊपर चला गया 2/√3 हो गया, फिर tan इनवर्स आ गया। अब t की जगह पर रखते हैं x प्लस 1/2 तो x प्लस 1/2 अपॉन में
√3 हो गया 3/2। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको कि एलसीएम ले लिया तो x²/2 माइनस एक्स प्लस 2/√3 tan इनवर्स, और यहाँ पर देखिए 2x + 1 होता है और अपॉन में √3 होता है ना, और ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा समाप्त। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दो विधियों से हो रहा है, साफ दिख रहा है कि इसमें पूर्ण वर्ग विधि भी काम कर सकती है और इसमें आंशिक भिन्न भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मान लेते हैं e⁻x को अगर हम t मान लेते हैं तो e⁻x dx = dt हो गया, सही है। अब इसमें वैल्यू डाल दी तो ये बन गया dt, यहाँ से आ जाएगा t², यहाँ से आ गया 6t और यहाँ से आ गया 5, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन रही है, दोनों तरह से काम हो रहा है क्योंकि इसके टुकड़े भी हो रहे हैं और इसके आंशिक भिन्न भी बन सकते हैं। टुकड़े करेंगे तो आंशिक भिन्न से हो जाएगा, और अगर हम टुकड़े नहीं करते हैं तो पूर्ण वर्ग विधि से हो जाएगा। तो दोनों सही हो रहा है, पर कंडीशन जो मैंने आपको बता रखी है उसमें ये था कि अगर द्विघात समीकरण बनती है और उसके टुकड़े हो रहे हैं तो आंशिक भिन्न से करिए। तो आंशिक भिन्न से कर लेते हैं इसको, इसके हम टुकड़े कर देते हैं तो ये आ जाता है 3t + 2t, है ना। तो t² + 3t + 2t हो जाता है, नहीं गुणा करने पर 5, जोड़ने और घटाने पर 6, तो 5 × 5 आएगा, 5 × 5 हो गया 5t और -t ये आएगा, +t आएगा और +5 हो गया, ठीक है ना। गुणा करने पर 5 आ रहे हैं और जोड़ने और घटाने पर, तो जोड़ने पे ही 6 आ रहे हैं। अब इसमें हम t कॉमन निकाल लेते हैं तो t + 5 आ गया, यहाँ से +1 आ गया और t + 5 हो गया। तो इसके जो आंसर बनते हैं वो बनते हैं t + 5 और t + 1, सही है। ये वैल्यूज़ हमको मिलती हैं। अब इनकी आंशिक भिन्न बना देते हैं तो 1 में t + 5 और t + 1, तो ये आया a/t + 5 + b/t + 1, इसमें 1 a यहाँ आ जाता है t + 1, फिर b के साथ में आ जाता है t + 5। तरीका वही है सारा। अब एक बार हम इस वाले पद को 0 के बराबर रखते हैं, तो जब ये वाला पद 0 के बराबर होता है तो t बराबर, जैसे यहाँ लिख देते हैं कि t + 5 = 0, तो इसका मतलब हो गया t बराबर -5 रखने पर, ठीक है। अब 1 जैसे ही t + 5 को 0 करते हैं तो ये वाला पद 0 हो जाता है, ये बच जाता है। t की जगह पर -5 रखा, -5 + 1, तो यहाँ जाता है -4a, तो a की वैल्यू आ जाती है -1/4, ठीक है। ये a का मान आया। इसी तरीके से दूसरा टुकड़ा है इसका कि t + 1 है और t + 1 को हम 0 के बराबर रखते हैं, t + 1 = 0 रखने पर तो t बराबर -1 आ जाता है। आप देखिए इसमें t + 1 को 0 करते हैं तो ये वाला पद 0 हो जाता है ना, यहाँ तो एक ही चलेगा, तो 1 बराबर ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर रख दिया -1 रखेंगे तो प्लस का 4 आएगा, 4b आया, 4b, तो b की वैल्यू आ जाती है 1/4, ठीक है। a और b के मान हमारे पास आ गए हैं, इस a और b के मान को रख देते हैं इस जगह पर, तो ये वैल्यू आती है 1/t + 5 और t + 1 बराबर है a की जगह पर तो -1/4 और t + 5 और b की जगह पर 1/4 t + 1। इसको सवाल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो dt/t + 5 और t + 1 बराबर होगा -1/4 बाहर कर दिया और ये आ जाता है dt, t + 5 हो गया, फिर +1/4 आ गया और dt/t + 1, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू ख़त्म। उसके बाद में अब ये log का बन रहा है तो 1/4 हो गया, log t + 5 हुआ, फिर +1/4 हो गया, log t + 1 हो गया और प्लस c हो गया, ठीक है। अब देखिए 1/4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 1/4 कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया log t + 1 और माइनस, ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, माइनस log t + 5, है ना, ये प्लस c हो। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा,
1/4 को हमने बाहर कॉमन निकाला है, तो ये जो माइनस वाला आ रहा है ना, माइनस वाला, इसको तो पीछे लिख दिया, और जो ये प्लस वाला है इसको पहले लिख लिया। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है। लॉग की प्रॉपर्टी में ये माइनस आता है बीच में, अगर बीच में माइनस होता है तो क्या कर लेते हैं, अपॉन में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1/4 लॉग, या मॉडुलस में ही ले लेना इसको, कि t+1 अपॉन t+5 और प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू क्या चल रही है, e⁻x, तो 1/4 लॉग e⁻x+1 e⁻x+5 और प्लस c। ठीक है, ये कंप्लीट, तो हमारी 9.5 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जब शुरू करते हैं, इसी वीडियो में शुरू कर रहे हैं, और 9.6 प्रश्नावली से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि खंडशः समाकलन की है। अब देखिए, अब हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं अपनी 9.6, है ना। 9.6 जो प्रश्नावली है उसका नाम समझ लें पहले, कि उसका नाम है खंडशः समाकलन। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लें, फिर प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो खंडशः समाकलन, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मैं शुरू से एक बात कह रहा था कि भाई log x का समाकलन नहीं होता, ये बात बताई थी मैंने आपको, है ना। और आपने कहीं पर भी नहीं देखा कि इन्वर्स का कहीं समाकलन हुआ हो, tan इन्वर्स x का समाकलन ऐसे आया हो, sin इन्वर्स x का आया हो, है ना, cos इन्वर्स x का आया हो। तो ना तो लॉगरिथम का कहीं पर अभी तक आया है कि कोई लॉग का कोई फार्मूला बताया हो, लेकिन जल्दबाजी में आप एक गलती कर देते हैं कि अगर अचानक कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई log x का समाकलन क्या होता है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, 1/x, तुरंत निकलेगा वो, जबकि वो गलत है। log x का समाकलन 1/x नहीं है, है ना। 1/x का समाकलन log है, 1/x का। अभी अभी हमने यहाँ पर काम किए हैं, जो आंशिक भिन्नों में काम किया था, तो 1/ में कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे आपने यहाँ लिखा कि भाई 1/x है और इसका dx है, तो इसका आंसर log x ही तो लिखा था हमने। अब इस x की जगह पर x+1 आ गया, तो यहाँ पर भी हम x+1 कर देते हैं। तो आंशिक भिन्नों में हमने ये काम किया है। 1/x का समाकलन log x होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ये पूछ लिया log x का समाकलन क्या होता है, तो जल्दबाजी में हमारे मुंह से ये निकलेगा 1/x, मतलब उल्टा कर दिया हमने, जबकि log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न चालू होता है। और इन्वर्स के बारे में या लॉग के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं की है। और मैंने आपसे शुरू में ये भी कहा था, जब हम 9.1 प्रश्नावली कर रहे थे, उसी टाइम शुरुआत की बात थी, कि कई जगह पर गुणा में कोई चीज़ें आ गई थी, दो चीज़ें आ रही हैं गुणा में आ रही हैं, तो मैंने कहा था भाई u/v अभी हमारे पास नहीं आया है। u/v आपने अवकलन में पढ़ा था, ठीक है, अवकलन में आप पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, लेकिन समाकलन में हमने u/v नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये वही कैटेगरी है कि u/v में अगर हम आते हैं, बाई चांस हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम u और v से डिनोट कर देते हैं, है ना। कोई दो वैल्यूज़ हैं, दो फलन हैं, और उन दोनों फलनों को हमने u और v से डिनोट कर दिया, तो u/v का फॉर्मूला बन गया, और इसी को हम कहते हैं खंडशः समाकलन। ठीक है, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया और अपना काम हम कर रहे हैं खंडशः, मतलब खंड बना दिए, छोटे छोटे खंडों के रूप में काम किया। तो अक्सर यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम अवकलन कर रहे थे तो आपसे ये कहा गया था भाई जब आप अवकलन करते हैं तो u/v होता है। अब इसमें पहले और दूसरे का कोई लेना देना नहीं था कि पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, आप जो चाहें वो करें, कोई से भी पद को पहला मान लें, कोई से भी पद को दूसरा मान लें। जैसे इसका जब हम अवकलन करते हैं तो u को कांस्टेंट कर लिया, फिर x का अवकलन कर दिया, v का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, फिर v को कांस्टेंट कर दिया, u का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो ये स्थिति हमारी अवकलन की थी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि भाई मैं पहले इसकी बजाय इसको रखना चाहता हूँ, तो वो रख सकता है आराम से। इस वाले पार्ट को पहले रख दें, इस वाले पार्ट को बाद में रख दें, दोनों प्लस में ही तो हैं, आंसर जुड़ेंगे लास्ट में आके, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले और दूसरे का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि आप पहला किसको मानेंगे, दूसरा किसको मानेंगे। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, इसमें पहले और दूसरे का फ़र्क पड़ता है ना। अभी बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ों को पहला मानेंगे, किसको दूसरा मानेंगे। अभी मान लेते हैं कि ये तो प्रथम फलन है u और v है दूसरा फलन। पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई u पहला है और v दूसरा है। तो जब इसका सूत्र बनाते हैं तो इसमें लिखते हैं पहले फलन को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, और v का समाकलन करते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष हम काम कर रहे हैं, तो पहले पद को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन किया, फिर माइनस
फिर पहले पद का अवकलन कर दिया, जिसे छोड़ा गया था बाहर, है ना, इसका अवकलन कर दिया, फिर सेकंड पद का समाकलन कर दिया, सेकंड पद का समाकलन कर दिया, और इनका जो भी आंसर आया है इनका कंप्लीट समाकलन कर दिया। ठीक है, बड़ा उलझन वाला लग रहा है कि भाई बहुत उलझा हुआ है, पर अभी एक दो बार सवाल होते ही ये एकदम आपको याद हो जाएगा कि भाई पहले पद को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, फिर जिसे छोड़ा गया था मतलब पहला पद, पहले पद का अवकलन, दूसरे पद का समाकलन, दोनों का गुणा, और इनका जो भी आंसर आएगा उसका कंप्लीट समाकलन। ठीक है, ये काम हमको करना है। लेकिन अभी कैटेगरी ये आती है कि भाई हम पहला किसको मानेंगे, दूसरा किसको मानेंगे। तो पहला और दूसरा मानने के लिए हमें क्या काम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक नियम है, और उस नियम को कह देते हैं हम आइलेट का नियम। आइलेट, है ना, आइलेट से ये इसको याद रखेंगे। आई से क्या बनता है, आई से बनेगा इन्वर्स। अब इन्वर्स जो फलन हैं उनमें साइन इन्वर्स एक्स आ जाता है, या कॉज इन्वर्स एक्स आ जाता है, टेन इन्वर्स एक्स आ जाता है। तो इस प्रकार के कोई भी फलन है वो इन्वर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको हम आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड बनता है लॉग, एल, एल का मतलब लॉग वाले फलन, जिसमें भी लॉग लगा होगा, लॉगरिथम वाले फलन होंगे, वो सारे लॉग में जा रहे हैं। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसमें एक्स आ रहा होगा, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, कुछ भी इस टाइप की कोई घात आ गई है ना, तो एक्स वाले जितने भी फलन होंगे वो सारे एल्जेब्रिक में जा रहे हैं। फिर टी का मतलब होता है टिग्नोमेट्री वाले, साइन एक्स आ गया, कॉज एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, इस प्रकार के सारे फलन टिग्नोमेट्री वाले। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी फलन। चरघातांकी का मतलब जिसमें एक्स पावर में चल रही हो, ई की पावर एक्स आ जाती है, ए की पावर एक्स आ जाती है, इस प्रकार का कोई भी फलन। तो ये कैटेगरी हमारी बनती है 5, और इन पांचों कैटेगरी के अनुसार आपको इनके क्रम निर्धारण करने हैं। क्रम का मतलब जो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड डिनोट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सवाल आया, e की पावर x और साइन x, ये सवाल दे दिया हमको और कह दिया भाई इसको हल करिए। तो इसको हल करना है। अब इसमें पहला और दूसरा कौन सा है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम मान नहीं सकते कि भाई कोई सी भी पहला मान लो, कोई सा भी दूसरा मान लो। तो इसके लिए हम क्या काम कर देते हैं कि हमें कुछ पहला और दूसरा मानना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर पहले आया वो पहला ही माना जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में माना जाएगा। जैसे यहाँ पर e की पावर x लिखा हुआ है, e की पावर x किस में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो ये अंतिम है ना, उस लिस्ट में अंतिम है ये, तो ये सेकंड माना जाएगा। ये टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे आ जाता है कि एक्स क्यूब और साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख दिया, और फिर कहा कि भाई इसका हल करिए। ठीक है, खंडशः समाकलन से करेंगे तो गुणा हो रहे हैं, ये तो क्लियर पता चल गया भाई खंडशः समाकलन से करेंगे, लेकिन इन्वर्स आ रहा है। अब इन्वर्स तो पहले पहले नंबर पे आ रहा है, अगर इन्वर्स पहले नंबर पे है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद में अलजेब्रा बाद में आ रहा है तो ये सेकंड माना जाएगा। ठीक है, तो पहला काम शुरू करने से पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें हम फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे। कई जगह पर ये नियम गलत भी हो जाता है, अभी आगे बात करेंगे हम किस जगह पर ये नियम गलत होता है, क्या क्या कैटेगरीज के अंदर बनती हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं टोटल खंडशः समाकलन के अंदर। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि भाई आइलेट नियम से इनका क्रम निर्धारण होगा। पहले तो क्रम आएगा, सबसे पहले क्रम आएगा, क्रम आने के बाद हम किसी फलन को फर्स्ट मान लेंगे, किसी फलन को हम सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट और सेकंड के अनुसार फिर ये वाला नियम लगेगा और इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आप नोट करिए और फिर हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं पहले, और ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी जैसे मैंने इसमें बात की है कि भाई इन्वर्स का और लॉग का आपने अभी तक नहीं किया है, तो जो लॉग आता है ना वो भी इसी से होता है, इन्वर्स आता है वो भी इसी से होता है। क्या कैटेगरी आएंगी वो मैं आगे बताऊंगा, अभी पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि अभी प्रश्नावली पहली बार चालू हो रही है तो आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा होगा। जैसे पहले का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है एक्स कॉज एक्स, एक्स कॉज एक्स डी एक्स, है ना। तो पहले तो आपको यही चेक करना है क्या ये दोनों फलन अलग अलग हैं, पहले तो अलग अलग देखना है दोनों को। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है और ये अलजेब्रिक आ रहा है, सही है। अब इन दोनों में से पहला कौन सा होता है, तो इसके लिए मैंने आपको आइलेट बता रखा है, बस इतना ही लिख लें, इसी से याद हो जाएगा आपको आइलेट।
आइलेट का मतलब क्या हुआ भाई, x कौन से नंबर पे चल रहा है, x कौन से नंबर पे चल रहा है, यहाँ पर x एल्जेब्रिक में जा रहा है तो ये एल्जेब्रिक हो गया, cos x टिग्नोमेट्री में जा रहा है तो ये टिग्नोमेट्री हो गया। फिर अब क्या करना है, फर्स्ट कौन सा माना जाएगा, फर्स्ट कौन सा है, टिग्नोमेट्री या एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया और टिग्नोमेट्री सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। पहले तो क्रम निर्धारण करना आना चाहिए, उसके बाद ये फर्स्ट है ये सेकंड है, मतलब ये तो u है और ये वाला v है। अब क्या करेंगे, पहले आप सूत्र लिखना चाहें एक दो बार सूत्र लिख लें ताकि ये याद रहेगा। और सूत्र होता है u इंटू वी डी एक्स, u को छोड़ दिया, v का समाकलन, फिर जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन, फिर v का समाकलन और इनका कंप्लीट समाकलन। ठीक है, इसको हल करिए तो ये वैल्यू आ जाती है i बराबर u और v, तो x cos x dx बराबर u की जगह पर x चलेगा जिसको आपने छोड़ा है पहले, है ना, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, फिर v क्या है, सेकंड cos x, तो cos x का समाकलन, फिर जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन, यानी जो पहले कांस्टेंट छोड़ा है ना उसी का अवकलन, उसके बाद में फिर cos x का समाकलन और इनका कंप्लीट समाकलन। ये सूत्र है, पहले आपने सूत्र को लिखा, उसके बाद सूत्र में मान रख दिए। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। तो x तो छोड़ दिया, कांस्टेंट है, cos x का क्या होता है, sin x हो जाएगा, फिर माइनस, अब देखिए cos x का, ये x का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष तो एक आएगा, है ना, यहाँ एक आ गया, cos x का समाकलन करेंगे तो sin x आएगा, ये sin x हो गया और dx चले रहा है। समझिए इस चीज़ को, x का x के सापेक्ष अवकलन किया तो एक आया, उस एक का गुणा cos x के समाकलन से हुआ, cos x का समाकलन है sin x, sin x से एक का गुणा हुआ तो sin x ही आया। अब इनका कंप्लीट, यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा ना उसका समाकलन, तो इन दोनों का आंसर आया sin x और sin x का समाकलन करेंगे तो sin x का समाकलन क्या होगा, x sin x ये तो चल ही रहा है, और इसका मान क्या होगा, माइनस का cos x और प्लस c, तो ये आंसर हो गया। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, तो बहुत छोटा ही रहेगा, लेकिन ये फार्मूला जो इसका है वो थोड़ा सा उलझन वाला होता है। दो चार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये याद होने लग जाता है, फिर आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का दूसरा, और इसमें हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं ना, सीधा सीधा कर रहे हैं। थोड़ी सी आप भी प्रैक्टिस करेंगे और समझ के प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये भी आगे क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे। अभी तो हम केवल बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब ये धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बड़े होंगे, इसमें कई सारे खंड भी बन जाएंगे, तो एक में एक क्वेश्चन मिलता चला जाएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें। अब जैसे सबसे पहला काम आपको ये ज़रूर करना है कि इसमें पहला पद कौन सा है, दूसरा कौन सा है। और कई जगह क्या कुछ हिंदी वगैरह भी लिखना चाहें कुछ बच्चे, अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कि अब पहले तो फर्स्ट और सेकंड मानिए, ये एल्जेब्रिक है, ये टिग्नोमेट्री है, ये आप रफ में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम है ना किसी और को प्रॉब्लम है। आइलेट लिखा हुआ है, आइलेट का मतलब क्या हुआ, ये एल्जेब्रिक है, ये टिग्नोमेट्री है, तो एल्जेब्रिक पहले आया, ये टिग्नोमेट्री पहले आया, यहाँ से देख लेना है। एल्जेब्रिक पहले आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट हो गया, टिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है तो इसका मतलब ये सेकंड है, तो ये वाला फर्स्ट बन गया, ये वाला सेकंड। तो कई जगह जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है कि x को प्रथम फलन तथा sec स्क्वायर x को द्वितीय फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है। अब देखिए हिंदी भी कई जगह लिख दी जाती है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी वैसे कंपलसरी नहीं है कि लिखना ज़रूरी ही है। फर्स्ट को छोड़ दिया, पहले पद को छोड़ दिया, फिर sec स्क्वायर x का समाकलन, फिर माइनस, है ना, समाकलन का चिन्ह लगाया, बड़ा ब्रैकेट, ये मजला ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, कुछ भी लगा दो। उसके बाद में जिसे छोड़ा है उसका अवकलन,
तो उसका अवकलन कर दिया। फिर यही वाला पार्ट दोबारा आ जाता है, सेकंड वाले पद का समाकलन और कंप्लीट का समाकलन। सही है। अब इनको हल कर देते हैं। तो x छोड़ दिया, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है माइनस x का x के सापेक्ष 1 आएगा, है ना, इसका आंसर तो 1 आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया और 10x का जब आप 1 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस का। उसके बाद में जब इस कंडीशन को हम आगे लेते हैं तो हमें मिलता है ये 10x को गुणा करने के बाद 10x का समाकलन, और ये हो गया x 10x, और 10x का समाकलन क्या होगा, log sec x और प्लस c। ठीक है। तो ये जो सवाल हैं वैसे बहुत नॉर्मल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको तरीके से रखना, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू इसमें गलत हो गई तो फिर इसमें गलती ढूंढना बहुत भारी काम हो जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट है दूसरे का पहला। अब देखिए एक्स क्यूब आ रहा है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो उस पर अक्सर ऐसा होता है कि जितनी पावर यहाँ पे होती है ना, उतनी बार ये फार्मूला लगता है, बार बार, मतलब ये फार्मूला 3 बार लगेगा इसी सवाल के अंदर, तब उसका क्लियर आंसर आएगा। कैसे आएगा अभी देखते हैं। ये आइलेट है ना, आइलेट नियम से देखिए, ये अलजेब्रिक हो गया, ये वाला एक्सपोनेंशियल हो गया, e की पावर x आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया है एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में जा रहा है और अलजेब्रिक पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा पद बनेगा फर्स्ट और ये वाला पद बन जाएगा सेकंड। लास्ट में है, ये वाला पहले आ रहा है, ये वाला बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। अब इसको हल करिए। तो पहले हम लिख देते हैं, हिंदी वगैरह आप लिख लेना, यहाँ पर लिख देते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है कि एक्स क्यूब को प्रथम फलन और e की पावर माइनस एक्स को द्वितीय फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर, फिर उसके बाद में एक्स क्यूब को यहाँ रखा, है ना, पहला पद है, छोड़ दिया, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर माइनस, उसके बाद जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन, फिर e की पावर माइनस एक्स का समाकलन और कंप्लीट समाकलन। अब एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स समाकलन कर रहे हैं, e की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स हो गया, और एक माइनस और बाहर आएगा, उसको हमने यहाँ लगा लिया, फिर माइनस। अब इसका हल करते हैं तो देखिए 3x स्क्वायर आएगा, क्यूब है तो 3x स्क्वायर आएगा, 3 को हमने बाहर किया, यहाँ x स्क्वायर बच गया यहाँ से, तो यहाँ पर आया e की पावर माइनस एक्स, इसका माइनस आया, इसको यहाँ रख दिया और dx हो गया। ठीक है, थोड़ा आराम से करना, कहीं गड़बड़ हो तो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा समझिए, फिर करिए। एक्स क्यूब का कर रहे हैं 3x स्क्वायर, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, ये x स्क्वायर बच गया। e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होता है, माइनस को बाहर कर दिया। ठीक है, लेकिन आंसर नहीं आया। अभी तक क्या होता था कि भाई इतने में लगभग हमारा आंसर आ जाता था, पर अब नहीं आया। यहाँ पर दोबारा सवाल तैयार हो गया, ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, 2 पद आ गए, दोनों गुणा में आ गए, दोबारा वही कंडीशन आ गई। तो इसको तो हम ऐसे ही रख देंगे, एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स और प्लस 3 को बाहर कर लिया। अब दोबारा इसमें लगा दिया फार्मूला, तो पहले पद को छोड़ा, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर माइनस, जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन किया, और सेकंड पद का समाकलन और इनका कंप्लीट समाकलन। ठीक है, अब इसको हल करिए तो माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस 3 ऐसे ही चल रहा है। अब इसको हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, एक माइनस बाहर आ गया, सही है। फिर उसके बाद में माइनस, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, 2x आएगा, तो अवकलन हो रहा है यहाँ, ये x हो गया, तो 2 को बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, x यहाँ लिख दिया, फिर e की पावर माइनस एक्स हो गया, फिर माइनस बाहर आया, उसके कारण ये प्लस हो गया, और ये dx हो गया, है ना। अब दोबारा बन गया सवाल, x और e की पावर x, मतलब एक बार फार्मूला यहाँ लगा, फिर एक बार यहाँ लगा, फिर एक बार यहाँ लगा। तो इस एक्स क्यूब को देखते ही मैंने पहले कह दिया था ये 3 बार होगा, ठीक। लेकिन पहले क्या कर देते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 अंदर भेज देते हैं। तो एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, फिर ये 3 इससे गुणा हुआ, प्लस का 6 हो गया, और x e की पावर माइनस एक्स और dx हो गया। ठीक है,
इस पे ये ब्रैकेट लगा दो ऐसे। अब इसको खोल देते हैं, तो इसमें भी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। भाई एल्जेब्रिक आ रहा है और एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना। तो माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 6। अब इसको हल कर लेते हैं, x को छोड़ा ई की पावर माइनस एक्स, ये dx हो गया। फिर जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन कर देते हैं। उसके बाद में ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन हो गया, कंप्लीट का समाकलन हो गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तरीका वही है, 3 बार फार्मूला लग गया बस। अब इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 6 बार चल ही रहा है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। x ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स हो गया, एक माइनस बाहर आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ आइए, x का x के सापेक्ष करेंगे, एक आएगा। ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, एक माइनस बाहर आएगा और dx, और ये यहाँ पर रुक गया। अब देखिए अब नहीं बना, अब तो सिंगल पद प्राप्त हुआ है ना, ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो इस 6 को अंदर गुणा कर देते हैं और इसको कर देते हैं। तो अगली स्टेप पे हम काम कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ आ जाता है हमारे पास माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस का 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस का 6x ई की पावर माइनस एक्स, है ना, और प्लस 6 ई की पावर माइनस एक्स और dx। इसको सॉल्व कर दो, तो एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस 6x ई की पावर माइनस एक्स प्लस 6 ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा और प्लस c। ठीक है, तो ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। इनके शॉर्टकट फार्मूले भी होते हैं, जब आप IIT वगैरह करते हैं तो उसमें इतना बड़ा सवाल थोड़ी किया जाएगा। अब ये सवाल दे दिया है तो डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं, तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, पर अभी उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी हम बोर्ड के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पूरा प्रोसेस करना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, IITs के लिए है।